नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दिल्ली के राजघाट में जिस तरह से एक महिला निर्वस्त्र होकर सड़क पर मध्य रात्रि यानी 10 से 11 अक्टूबर की मध्य रात्रि में सड़क पर घूम रही थी, लथपथ थी, खून से पूरी सनी हुई थी। आखिरकार एक शख्स की नजर जाती है, जिसके बाद पीसीआर रूम में कॉल किया जाता है और मामले की सूचना दी जाती है। ये केस के बारे में आपको पहले भी बताया गया था, लेकिन इस केस को लेकर कुछ अपडेट सामने आए हैं। अब बताएंगे कि आखिर निर्भया के बाद एक ऐसा गैंगरेप का केस सामने आया है, वो भी दिल्ली के ऐसे पॉश एरिया से जहां पर कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह से चाक चौबंद होता है, पुलिस की मुस्तैदी होती है। इसके बावजूद आखिरकार कैसे ये महिला सड़क पर बिना कपड़ों के घूमती रही और इस तरह से वो लहूलुहान हाल में सड़क पर ही घूम रही थी। सब आ जा रहे थे लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ती। आखिरकार एक सेना का ऑफिसर होता है जो फोन कॉल करता है, जिसे लगता है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ था। मामले का खुलासा होता है, पुलिस पहुंचती है, महिला को एम्स में एडमिट किया जाता है जहां पर उसका ऑपरेशन किया जाता है और दूसरी तरफ महिला से पूछताछ की जाती है, जिसमें कोई भी पुलिस को सहयोग नहीं मिल पाता क्योंकि महिला की स्थिति जो थी मेंटल ट्रॉमा में थी और वो कुछ भी बयान नहीं कर पा रही थी। अब इस केस को आपको बता दें कि इस केस में लगभग 700 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए थे। 150 से ज्यादा ऑटो रिक्शा चालक जो होते हैं उनको लेकर पूछताछ की गई थी। दिल्ली पुलिस लगातार हर घड़ी वो भटक रही थी कि कैसे भी आरोपियों की पूछताछ की जाए और आरोपियों का पता चल सके है, जिसमें लगभग 22 दिन बाद दिल्ली पुलिस कामयाब होती है और वो 3 दरिंदों तक पहुंचती हैं, जिसने इस तरह से उस महिला जो एक पढ़ी लिखी महिला थी, रिसर्चर थी, जो एक सोशल वर्कर भी थी, वो बाकायदा ओडिशा की रहने वाली थी और वहाँ पे भी वो सोशल वर्क करती थी और दिल्ली में रहने के बाद भी वो काम किया करती थी। लेकिन इसी बीच उसके लो फेस चल रहे थे, जिसकी वजह से महिला अपनी मेंटल जो उसका ट्रॉमा था वो हावी हो गया था और महिला अपनी सूझबूझ में नहीं थी। इसी का फायदा उठाते हुए उसके साथ राजघाट के आसपास, चाहे आईटीओ हो, चाहे वो कश्मीरी गेट हो, चाहे वो जो तमाम पॉश इलाके हैं, उस जगह से वो महिला सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। बाकायदा वो ऑटो रिक्शा कैप्चर हुआ है जिसमें उस महिला के साथ दरिंदगी हुई थी और जो दरिंदगी किए थे वो भी बाकायदा सीसीटीवी में कैद है। 150 से ज्यादा ऑटो चालक से पूछताछ करती है, जिसके बाद पुलिस आखिरकार तीनों आरोपियों तक पहुंचती है और तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब इस केस में आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है उन्होंने एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित किया है, जिसकी जो लीड करेंगी वो एसीपी रैंक की महिला ऑफिसर होंगी और इस टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें कई महिला ऑफिसर भी हैं। बता दें कि फॉरेंसिक टीम जो है, जगह से सबूत जो मिले हैं और फॉरेंसिक डीएनए सैंपलिंग, ये तमाम ऐसे एविडेंस है जो तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पेश होने हैं। इनमें से सबसे बड़ा एविडेंस जो है साइंटिफिक मिला है। यानी आपको बता दें कि वो ऑटो जिसमें ऑटो चालक ने उस लड़की को गैंगरेप के बाद बिठाया था, उस ऑटो को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया था। जब ऑटो की फॉरेंसिक जांच की जाती है तो उस ऑटो में बकायदा लाल रंग का वो कुर्ता जो लड़की ने वारदात वाले दिन पहना था, वो कुर्ता उस ऑटो से बरामद कर लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस इसे फॉरेंसिक टीम को भेज देती है। और फॉरेंसिक टीम जब जांच करती है तो इसमें यह सामने आता है कि जो खून थे, जो उस कुर्ते में खून लगे थे, वो विक्टिम के ही थे। यानी जो महिला एम्स में एडमिट थी उसी के वो खून के धब्बे थे जो उस ऑटो रिक्शा में मिले थे। अब ये सबसे बड़ा एविडेंस है जो ऑटो चालक के ऑटो में ही मिला था और ये उसके खिलाफ पुलिस कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत पेश करेगी। इसके साथ ही बता दें कि डीएनए टेस्टिंग हुआ था। जिस तरह से महिला के साथ दरिंदगी की गई थी, मेडिकल रिपोर्ट कराया गया था, जिसके बाद ये तीनों के डीएनए टेस्ट किए गए थे, जिनमें ये मिलान होगा कि आखिर उस समय उस रात पे इन तीनों वहां पे मौजूद थे और ये तीनों ही दरिंदे थे जो उस तरह से महिला को बदहवास करके सड़क पर छोड़ दिए थे। वहीं आपको बता दें कि एसआईटी टीम जो है वो इस केस को लेकर, पहले तो आपको बता दें कि सेक्शन 70 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो इनमें इनको उम्र कैद या तो फिर कम से कम 20 साल की सजा तो होनी ही है। इसके अलावा भी कई सेक्शन दायर किए गए थे और जो एसआईटी की टीम है वो नए सेक्शंस या धाराएं जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो धाराएं हैं किडनैपिंग का, इसके साथ ही अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि महिला के साथ इनका मोटिव क्लियर था कि महिला को इन्होंने देखा जिस हाल में वो महिला
सक्षम नहीं थी, उसका फायदा उठाते हुए पहले तो कबाड़ी वाले ने, फिर वहां पर जो भिखारी था वो, उसके बाद आखिरकार जो ऑटो वहां से जा रही थी उसकी नज़र पड़ती है और ऑटो चालक भी इन दोनों के साथ शामिल हो जाता है और वहां पर वो दरिंदगी करता है। इसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता, वो उस लड़की को उठाता है, अपने ऑटो में भरता है और ऑटो में भरने के बाद वो ले जाता है राजघाट के तरफ, जहां पर वो सुनसान जगह पर फिर से रेप करता है और रेप के बाद वो राजघाट से कुछ आगे आता है, वहां पर सड़क पर फेंक कर खुद फरार हो जाता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि इतने पॉश एरिया में और इतनी रात में पुलिस की पेट्रोलिंग टीम कहाँ थी, और जिस तरह से ऑटो ड्राइवर उसे एक जगह से भरकर लड़की को अपने ऑटो में भरता है और ले जाता है राजघाट की तरफ, तो ऐसे में जो पेट्रोलिंग टीम है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है, तो आखिर पेट्रोलिंग टीम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि सराय काले खां से वो राजघाट तक गया था और इसमें लगभग जो दूरियां बताई जा रही है वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है। और इस तरह से आखिर अपराधी कैसे विक्टिम को ले जाता है और किसी को कोई भनक तक नहीं होती। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी, ये तस्वीर ध्यान से देखिए। ये तीनों वही दरिंदे हैं जो एक एक कर उस महिला की अस्मत से खेल रहे थे। वो महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भूल गए कि एक महिला के साथ वो इस तरह से दरिंदगी कर रहे हैं। उनके घर पर भी माँ बेटी होंगी, लेकिन अपनी माँ बेटी को छोड़ वो एक दूसरी माँ बेटी के साथ इस तरह से अपराध कर रहे थे। ऐसे में उन्हें होश नहीं था कि उस लड़की आखिर जिस तरह से वो किए हैं उसके साथ घिनौनी हरकत, ऐसे में हो सकता था कि उसकी मौत भी हो जाती। लेकिन ये दरिंदे हैं कि अपनी हवस मिटाने के लिए लड़की पर लगातार वार करते रहते हैं, जिसके बाद लड़की बेसुध हो जाती है, बदहवास हो जाती है। लेकिन ऑटो ड्राइवर यहाँ से उठता है और उस लड़की को फिर से अपने ऑटो में बिठाता है, दूसरी जगह ले जाता है, जहाँ पर उस लड़की से दोबारा से वो दरिंदगी करता है। ये तीनों में आपने देखा होगा कि पहला जो नाम है प्रमोद का, कबाड़ी वाला। आपको बता दें कि ये लड़की जो है 10 अक्टूबर को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईटीओ के बीच लगभग 8 से 10 सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। ये 8 से 10 ऑटो वाले को भी रोकी थी, जिसमें ये कहती थी कि मुझे आईटीओ जाना है, आप छोड़ दें, लेकिन ऑटो वाले उसे बिठाते थे। फिर जैसे ही पता चलता था कि लड़की के पास पैसे नहीं हैं तो फौरन उसे उतार देते थे। ऐसे कर करके लगभग सुबह 10 बजे वो कश्मीरी गेट से पैदल निकल जाती है आईएसबीटी की ओर और इसके बाद वो पहुंच जाती है आखिरकार आईटीओ सेंटर, जहां पर वो पहुंचकर दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास बैठी रहती है। ये इलाका जो था सराय काले खां से नज़दीक था, जहां पर कबाड़ी जो होता है प्रमोद, ये अपना दुकान बंद करके, रात का वक्त होता है, लड़की वहाँ पे मेट्रो स्टेशन के पास बैठी होती है, ये अपना दुकान बंद करता है, इसके बाद वो घर के लिए निकलता है। आपको बता दें कि प्रमोद नशे की हालत में था और वो उसका जो पैर था वो लड़खड़ा रहा था। इसी दरमियान वो अपना दुकान बंद करता है और निकलता है। उसकी नज़र पड़ती है उस लड़की पर। ये लड़की जो थी उड़ीसा की रहने वाली थी, लेकिन वो दिल्ली में कामकाज के चलते मई में ही आई थी और वो यहाँ पर सोशल वर्क का भी काम किया करती थी। हालांकि लड़की के परिवार वालों का कहना है कि उड़ीसा में भी एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि लड़की बिना बताए यहाँ पर आई थी। ऐसे में पीड़िता के परिवार को भी पुलिस ने सूचना दे दी है। वो पहुंचे भी हैं दिल्ली, जिसमें लगातार लड़की से कोऑपरेट किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, समझाया जा रहा है कि जैसे तैसे वो अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन लड़की है कि मानने को तैयार नहीं है। जब बता दें कि कबाड़ी जो प्रमोद है वो लड़की को देखता है तो उसे समझ जाता है कि ये लड़की अपने होश में नहीं है। इसका वो फायदा उठाता है। पहले से ही वो अल्कोहलिक होता है और वो जाता है लड़की के पास, उसे घसीटने लगता है, उसे छेड़छाड़ करने लगता है। इसी दरमियान वहाँ पर शैमसुल करके भिखारी था, इलाके में फेमस भिखारी है वो, और बता दें कि ये वैसे भी विकलांग है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसके नीचे के पार्ट्स काम नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके शैमसुल उस प्रमोद के साथ हो लेता है और वो भी लड़की से छेड़छाड़ करता है। अब दोनों का मन होता है कि आगे लड़की के साथ कुछ गंदा करने का। इसके बाद वो उसे ले जाते हैं झाड़ियों में खींचकर। एक के बाद एक प्रमोद पहले उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है, इसके बाद भिखारी जो शैमसुल है उसे ज्वाइन कर लेता है। ये दोनों लड़की के साथ बारी बारी से गैंगरेप करते हैं। ये एक और करते रहते हैं। इसी दरमियान वहाँ से कई गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं और एक ऑटो जा रही थी।
ऑटो वाले का नज़र अचानक इन दोनों पर पड़ता है। वो दूर से देखते रहता है कि आखिर क्या हो रहा है, जिसके बाद उसके मन में भी गंदी हरकतें आती हैं, गंदा कुछ करने का मन होता है और वो ऑटो खड़ी करके वहाँ जाता है। जिस तरह से झाड़ियों में प्रमोद और शैमसुल कर रहे थे उस लड़की के साथ दरिंदगी, ये भी शामिल हो जाता है। अब तीनों, प्रमोद, बाबू शैमसुल और इसके साथ ही प्रभु महतो, ये तीनों उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं। इसके बाद कबाड़ी वाला और भिखारी वहाँ से हट जाता है और जो ऑटो वाला होता है प्रभु महतो, वो लड़की को अपने ऑटो में बिठाता है। अब लड़की को ऑटो में बिठा के वो वहाँ से निकल जाता है। अब वो लड़की को ले जाता है सराय काले खां से राजघाट की तरफ। इसी दरमियान बीच में वो फिर से अपनी ऑटो रोकता है, देखता है कि सुनसान जगह है, फिर से वो लड़की को उतारता है, झाड़ियों में खींच कर ले जाता है, जहाँ पर फिर से उस लड़की के साथ, रिसर्चर के साथ वो रेप करता है। रेप करने के बाद उस लड़की को फिर से ऑटो में बिठाता है और राजघाट की तरफ जाने वाले रास्ते के कुछ ही दूर पहले सर्विस रोड से जाता है और उसी दरमियान वो सड़क पर उस लड़की को ऐसे फेंकता है जैसे कोई चीज़ हो जिसमें कोई जान ना हो, और इस तरह से वो लड़की को वहाँ फेंक कर खुद वहाँ से फरार हो जाता है। इसी दरमियान लगभग रात के 11 अक्टूबर की बात है, रात के 3:15 बजे एक आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर जो होते हैं वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उनकी नज़र पड़ती है उस लड़की पर। उन्हें देखकर लगता है उसका हुलिया और जिस तरह से वो लड़की खून से लथपथ थी, कपड़े नहीं थे, यहाँ वहाँ भटक रही थी, तो वो फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, सूचना देते हैं, जिसके बाद मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और मामले की जांच में जुट जाती है, जिसमें ये सामने आता है कि लड़की के पास, लड़की के तन पर कपड़े नहीं थे, क्योंकि जो आरोपी थे वो लड़की को निर्वस्त्र करके उसके साथ गंदी हरकत कर रहे थे। इसके बाद पुलिस कई टीम गठित करती है, लगातार केस को खंगालने में जुट जाती है कि किसी तरह से पता चल सके। दूसरी ओर लड़की को बता दें कि एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, लड़की से पूछताछ की जाती है, लेकिन लड़की मेंटली इतनी स्टेबल नहीं होती, जिसकी वजह से पुलिस सब प्लान बनाती है। प्लान के तहत एक महिला लेडी जो ऑफिसर होती है उसको भेजती है और कहती है कि तुम उसके दोस्त बनके कुछ तो निकालो, क्योंकि ये मामला पूरा ब्लाइंड है। अभी तक कोई भी एंगल इसमें सामने नहीं आ रहा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था और कौन किया था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी, उसमें साफ था कि इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। अब इतनी हीनियस क्राइम थी कि पुलिस को जैसे तैसे इसमें जाँच करनी थी और पुलिस आखिरकार अपनी योजना में सफल होती है। जैसे ही महिला ऑफिसर उसके साथ दोस्ती करती है लड़की के साथ, लड़की धीरे धीरे खुलने लगती है, जिसमें वो 3 नाम लेती है, कबाड़ी वाला, भिखारी और ऑटो चालक। ये तीन ही चीज़ों का जिक्र करती है, जिसके बाद पुलिस को क्लू मिल चुका था कि इस मैटर में हो ना हो ये तीनों लोगों का कुछ तो मिली भगत है। अब पुलिस उसे जगह की क्योंकि महिला राजघाट के आसपास से मिली थी, तो अब पुलिस वहाँ के लगभग 10 किलोमीटर के जो दायरा होता है वहाँ के सीसीटीवी पर आती है, सीसीटीवी खंगालने लगती है। सीसीटीवी आपको बता दें कि लगभग 750 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, जिसमें ट्रेस होता है कि 10 अक्टूबर को लगभग सुबह के 10 बजे जो लड़की थी वो रेलवे स्टेशन यानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैद हुई थी। और इसके बाद पुलिस हर कड़ियाँ जोड़ने लगती है, तो धीरे धीरे खुलासा होता है कि लड़की पैदल चलकर ITO पहुंची थी, जहां पर दिल्ली मेट्रो स्टेशन के आसपास ही वो बैठी थी। इसी दरमियान वहां पर एक कबाड़ी वाला आता है, कबाड़ी वाले के बाद वहां पर एक भिखारी आता है, भिखारी के बाद पुलिस थर्ड को भी सस्पेक्ट मानने लगती है। अब पुलिस जुट जाती है। पुलिस को ये तो समझ आ गया था कि ऑटो चालक या ऑटो का कुछ तो इस वारदात में रोल है। अब पुलिस सारे ऑटो यानी 150 से ज़्यादा ऑटो चालक को सस्पेक्ट बनाती है, हर किसी के घर जाकर जांच करती है, जिसमें आखिरकार पुलिस प्रभु महतो तक पहुंचती है, जो ऑटो ड्राइवर था। अब पुलिस उसके ऑटो को खंगालने लगती है, जांच करती है, तो सामने आता है कि लाल कलर का कुर्ता उसके ऑटो में ही था। अब पुलिस उसके ऑटो को जब्त कर लेती है, प्रभु महतो से पूछताछ करने लगती है, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके साथ ही उसने 2 और नाम बताए, जो शैमसुल और दूसरा जो कबाड़ी था प्रमोद। अब पुलिस इन तक पहुंच जाती है, तीनों को अरेस्ट कर लेती है, तीनों को कोर्ट में पेश भी किया गया है। फिलहाल इस केस में आपको बता दें कि SIT टीम की गठन किया गया है, जिसमें लगभग 6 पुलिस ऑफिसर है जो इस केस को लगातार खंगालेंगे और इनका मानना है कि 1 महीने के अंदर ये चार्जशीट दाखिल करेंगे, जिसमें ये कड़ी से कड़ी सजा इन तीनों को दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कुछ ही महीने पहले यानी मई में ही ये लड़की ओडिशा से आई थी दिल्ली कामकाज के चक्कर में। ये बतौर रिसर्चर थी,
अच्छी पढ़ाई लिखाई में थी, लेकिन इसी बीच वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, क्योंकि जो लड़का जिसके साथ वो उड़ीसा से यहाँ पे आई थी वो उसका साथ छोड़ देता है। ऐसे में ये अकेली हो जाती है और अपना खर्च चलाना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो दर दर भटक रही थी। काम के चक्कर में यहाँ वहाँ आ जा रही थी कि किसी तरह से इसे कोई नौकरी मिल जाए। इसी दरमियान इसकी नौकरी भी लग गई थी और पुलिस पहुँचती है कि लड़की कहाँ रहती है, तो उसके फ्लैट पर भी, जहाँ पर इसकी फ्लैटमेट मिलती है, उससे भी पूछताछ करती है। तो फ्लैटमेट से ये खुलासा होता है कि लड़की जो है कुछ महीने पहले आई थी, लेकिन ये मेंटल स्थिति इसकी कुछ दिनों से अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये लगातार डिप्रेशन की शिकार थी। इसी दरमियान ये 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के दिन वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी और इस तरह से सराय खाले खां मेट्रो स्टेशन के आसपास वो बैठी रहती है, घूमती रहती है। और इसी दरमियान 3 दरिंदे उसके अस्मत के साथ खेलते हैं, उसकी आबरू के साथ खेलते हैं, उसकी चीखें अनसुनी करके उसे तार तार कर देते हैं, जिस तरह से उसके साथ अपराध हुआ था। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में एसआईटी टीम गठित की गई है, जांच अभी जारी है। जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।